जी, नमस्कार। नव बिहान में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं नव बिहान और हमारे साथ हैं गिरिडीह के वर्तमान विधायक सुधीर कुमार सोनू जी। सुधीर जी, आपका नमस्कार। नव बिहान के दर्शकों का अभिनंदन। सुधीर जी, आपसे तो लगातार हमारी कई बातें होती रही हैं, पर आज का जो समय है यह कुछ खास है। राजनीति के जीवन में आपके लिए भी एक खास समय है और लोगों के लिए भी, गिरिडीह के लोगों के लिए भी एक खास समय है। तो ऐसे समय जब चुनाव की घोषणा हो गई है और आप एक बार फिर से चुनाव के मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार आप क्या अपेक्षा रखते हैं लोगों से? देखिए, अपेक्षा का बात यह है कि पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि 2019 में जब लोगों का आशीर्वाद मिला और हम विधायक बने, तब तक मेरे कार्यकलाप का कोई तुलनात्मक अध्ययन उनके पास नहीं था। पूर्ववर्ती विधायकों के कार्यकलाप को लोगों ने देखा था और मेरे जैसे कोरे कागज के व्यक्ति को उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि चुना। अब 19 और 24 के बीच में फ़र्क मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि अब ये 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। मैं इस बात का फ़र्क देखना चाहता हूँ कि 5 वर्षों में जनता के सवालों पर जिस संजीदगी से हमने पहल की, जनता उसको किस तरीके से देखती है। अब उनके पास मूल्यांकन के अवसर हैं कि 10 वर्षों का कार्यकाल जो निर्भय शाहवादी जी का रहा, 5 वर्षों का कार्यकाल मेरा रहा, इन दोनों ही कार्यकाल का यदि वो मूल्यांकन करेंगे तब उनको इस बात में निष्पक्ष आकलन में सहूलियत होगी कि किस व्यक्ति ने जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी भूमिका का बड़ा ईमानदारी और सजगता के साथ निर्वहन किया। और मुझको लगता है कि अगर निष्पक्ष मूल्यांकन होगा तो जनता की राय हमारे पक्ष में ज़रूर होगी कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर पूरी ईमानदारी से, पूरी सजगता से, पूरी संजीदगी से हमने जनता के सवालों पर मुखर होकर बातें उठाईं, जनता के सवालों का हल ढूंढा और जिन समस्याओं का निराकरण आज तक नहीं हो पाया था, उन समस्याओं के निराकरण की दिशा में एक मजबूत और ठोस पहल की। अच्छा, आपने अपने कामों के बारे में कहा कि काम के आधार पर अगर जनता मूल्यांकन करेगी तो निश्चित उसका आपके पक्ष में मत जाएगा। आपके प्रतिद्वंदी ने अपने कामों की एक लंबी फहरिस्त जारी की है। उनके 10 साल बनाम आपके 5 साल। तो इस लंबी फहरिस्त का जवाब जो है आपके पास लंबी फहरिस्त में निश्चित होगा। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल के 5 बड़े काम अगर आप गिना दें तो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, एक विधायक के तौर पर विधायक निधि इस प्रदेश के 81 विधायकों को मिलती है और ये 2 लाख रुपए की नाली बनाकर, 5 लाख रुपया की गली बनाकर अगर उसको उपलब्धि के तौर पर कोई विधायक दिखाता है तो मेरे समझ से ये बड़ा मूर्खतापूर्ण कर्तव्य है। वो तो 81 विधायक करते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आपने अपने विधानसभा में अपनी विधायक निधि की योजनाओं के अतिरिक्त क्या किया है। 5 बड़े कामों का जिक्र आप करते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि गिरिडीह जिले में जो माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल जी रहे, काबीना के 3 मंत्री थे, राजधनवार से, गिरिडीह से, डुमरी से, मैंने जो योजनाएं लाईं उनकी आधी लागत की योजनाओं को भी एक योजना को अगर इन्होंने अपने क्षेत्र में किया हो, मैं मंत्री और मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, जो पूर्व विधायक शाहवादी जी, इनकी तो मैं बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि 639 करोड़ की पीरटाण को मेगा लिफ्ट परियोजना हमने दी, जिसकी लागत बढ़ के 702 करोड़ हो गई। मुख्यमंत्री जी थे 2.5 साल तक, अपने इलाके में 350 करोड़ की एक योजना दिखा देना। मैंने गिरिडीह को सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी का सौगात दिया, अनुमानित लागत उसकी 500 करोड़ की है। बाकी मंत्री इस बात को दिखा देना कि अपने इलाके में उन्होंने 200 करोड़ का एक कॉलेज बना दिया हो। और मैं तमाम सरकारी योजनाएं बोल रहा हूँ, ये कोई निजी संस्थान नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज की अवधारणा को हमने मूर्त रूप दिया, उसकी अनुमानित लागत 180 करोड़ है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आप विधायक निधि के कामों को अपनी अगर उपलब्धि में गिनाते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, आंकड़े इस बात के गवाह हैं, हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण है कि 2019 में जब पूर्व विधायक शाहवादी जी चुनाव हारे तो उनके विधायक मद के 2.5 करोड़ रुपयों को मैंने खर्च किया है। अच्छा, ये एक बड़ी बात आप बता रहे हैं।
ये आंकड़े आप जाकर बिल्कुल डीडीसी के कार्यालय से निकाल सकते हैं कि पूर्व विधायक शाहबादी जी के विधायक निधि का 2.5 करोड़ मैंने खर्च किया है। और आप ये भी आंकड़े साथ में जाकर निकाल लें कि मेरे इन 5 वर्षों के कार्यकाल में विधायक निधि का जो हमको पैसा मिला, उस पैसे में मेरे खाते में कितने पैसे बचे हैं। तो जाहिरा तौर पर अगर वो अपनी विधायक निधि की उपलब्धियों का बयान कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि वो इस मामले में इतने कमज़ोर थे कि अपनी निधि नहीं खर्च कर पाए थे, जिसको मैंने किया। और आज आचार संहिता लगने से पूर्व अपने विधायक निधि की तमाम योजनाओं को जन सरोकारों के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर, वैसी योजनाओं में हमने खर्च किया जिसका लाभ जनता को मिलेगा। मैं उसका जिक्र करके फहरिस्त लंबी नहीं करना चाहता हूं। मैं भी सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि 5 काम भाजपा के विधायक बतावें कि जो उन्होंने गिरिडीह को दिया है। मैं 5 काम गिनाता हूं। सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी पचम्बा एजुकेशन का हब बनने जा रहा है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क, सोलर सिटी गिरिडीह, 12,000 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन शहर में हो चुका है। सोलर सिटी के अंतर्गत रूफटॉप सोलर परियोजना में 6 मेगावाट से ज़्यादा रूफटॉप सोलर प्लेट्स का अधिष्ठापन हो चुका है। पीरटांड़ की बात करें, 639 करोड़ की लागत की पीरटांड़ मेगा लिफ्ट परियोजना, जिसका अनुमानित व्यय बढ़कर 702 करोड़ हो चुका है। गिरिडीह की रिंग रोड के लिए आधा पार्ट एनएच बना रहा है, आधा पार्ट मैं बना के दे रहा हूं राज्य सरकार के खाते से, जो गिरिडीह डुमरी पथ के जोरा पहरी से गिरिडीह टुंडी रोड के चतरो होते हुए गिरिडीह बेंगाबाद पथ के महुआर में जाकर मिलेगी। सड़क की कुल लंबाई 26.74 किलोमीटर है और लागत 582 करोड़ रुपया है। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये 10 साल बनाम 5 साल का जो कार्यकाल गिरिडीह की जनता के आशीर्वाद से हमको मिला, इसमें 5 बड़े कामों को हमने गिना दिया है। शाहबादी जी 10 वर्षों में अगर इसमें एक भी काम इस लागत का और इस जनहित के मुद्दों का कर पाए हों, तो मैं उनको सहर्ष चुनौती देता हूं कि वो सार्वजनिक मंच पर मेरे साथ बैठकर डिबेट कर लें। मैं अपने कामों को गिनाता हूं, वो अपने कामों को गिनाएं और गिरिडीह के प्रबुद्ध जनता के विवेक पर निर्णय को छोड़ दें। अच्छा, एक सवाल और बनता है, आप लोगों ने जब इस बार आपने जब चुनाव जीता तो एक प्राकृतिक आपदा आई और कोरोना का काल आया। कोरोना का काल लगभग 2 सालों का रहा और इन 2 सालों में जो काम, कितने काम हुए नहीं हुए, इसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं कि कोरोना काल, आप लोग कहते हैं कि कोरोना काल में हमें कई तकलीफ़ें हुई। आपने कोरोना काल में, आपका दावा रहता है कि आपने कोरोना काल में भी काफ़ी कुछ किया है, तो क्या किया है हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो कोरोना काल में मेरा जैसा व्यक्ति घर में नहीं बैठा। हमने अपने जिला प्रशासन, अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों के साथ मिलकर वार फुटिंग पर लड़ाई लड़ी। हमने हर वो सहूलत मुहैया कराई जिससे कि कोरोना के पेशेंट्स को सहूलियत हो सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि मैंने गिरिडीह जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक आईसीयू बनवाया, वह भी सरकारी अस्पताल में, और जिस आईसीयू का प्रतिदिन का जो रेंट है ये पूरे झारखंड में सबसे सस्ता है। हम 4,500 रुपया बेड की दर से आईसीयू में लेते हैं और वो भी आयुष्मान से लेते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उस आईसीयू में जो मशीनों की कमी थी, सरकारी मद से मशीनों को खरीद पाना कठिन हो रहा था। हमने गिरिडीह के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील की और गिरिडीह के प्रबुद्ध नागरिकों ने इस आपदा में सरकार को सहयोग करने के लिए लगभग 42 लाख रुपए की मशीनें उसमें डोनेट की हैं। ये पूरे झारखंड के लिए इकलौता ऐसा उदाहरण है जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई कि सरकारी अस्पताल में जनता ने अपना पैसा लगाकर सुविधाएं दी प्रबुद्ध नागरिकों ने, और उसका लाभ यहाँ की जनता को मिला। आज आप कहीं चले जाइए, आईसीयू के बेड में पर डे का चार्ज 6,000 रुपया से लेकर 14,000 रुपया के बीच में होता है। हम 4,500 रुपया में अपने नागरिकों को यह सुविधा मुहैया करा रहे हैं।
ये जो आईसीयू का चार्ज आपने बताया, ये सरकारी अस्पताल का बताया लगता मुझे, 6,000 से 14,000। जी, और प्राइवेट में तो और ज़्यादा है। बगल में जो और प्राइवेट नर्सिंग होम है, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें आप चले जाएंगे तो आईसीयू के चार्जेस आपको दिख जाएंगे। और उसी में वैसी ही व्यवस्थाओं से लैस सरकार के आईसीयू में आयुष्मान कार्ड से भुगतान का प्रयास किया, और कोरोना के दौर में तमाम चीज़ों को हम लोग देखा। कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले के लिए हम लोगों ने, मैंने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा देकर इस जिले में 150 से ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार कराए। ऑक्सीजन सपोर्ट बेडेड हमको इसलिए कराना था कि हम इस जिले को एक सर्किट बनाना चाहते थे कि हम अपने पेशेंट को यहाँ से बाहर ना जाने दें, हम अपने पेशेंट को यहीं पर वो स्तरीय सुविधाएं प्रदान करके उनको ठीक कराएं। और चाहे वो बरमोरिया हो, चाहे वो एमसीएच चैताड़ी हो, चाहे वो गिरिडीह का सदर अस्पताल हो, आप अभी भी चले जाएंगे तो ऑक्सीजन लाइन से लैस ऑक्सीजन बेडेड आपको मिलेंगे, जहां पर कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर तमाम चीज़ें हैं। जब ऑक्सीजन प्लांट की बारी आई तो हमारे ज़िले को 2 ऑक्सीजन प्लांट मिल रहे थे, एक सदर अस्पताल में और एक बगोदर में। हम राज्य के स्तर पर लड़ाई करके, झगड़ा करके अपने विधानसभा में 3 ऑक्सीजन प्लांट लेकर आए, एक सदर अस्पताल, एक एमसीएच चैताडी और एक बरमोरिया। ये तीनों जगह ऑक्सीजन का प्लांट चालू है, अभी भी चालू है, और हम लोग बीच बीच में उसकी जांच भी कराते रहते हैं कि कभी अगर इस तरह की आपदा आती है तो वैसी स्थिति में हम अपनी सुविधाओं से लैस हैं कि हम अपने मरीजों का, अपने ज़िले के मरीजों का बेहतर इलाज कर सकें। और रह गया सवाल, कोरोना ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को ठप कराया। विकास की जिन योजनाओं का जिक्र मैं कर रहा हूँ, विकास की जिस गाथा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर ये कोरोना का काल नहीं आया होता तो शायद 25% और ज़्यादा काम करने का मुझको मौका मिला होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह मानता हूँ कि इन विपत्तियों के बीच में से रास्ता निकालना ही नेतृत्वकारी साथी का काम है, और हमने वह किया है। और मुझको पूरी उम्मीद है कि जनता जब निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी और 10 साल बनाम 5 साल के कार्यकाल का आकलन होगा तो उसमें मेरा ही पक्ष मजबूत होगा। जनता इस बात को जरूर से समझेगी कि इस आदमी ने बड़ी ईमानदारी और संजीदगी के साथ गिरिडीह के सवालों पर बेहतर कोशिश की और सकारात्मक परिणाम दिए। अभी कल बात हो रही थी, इंटरव्यू हमने किया निर्भय शाहबादी जी का, उन्होंने कहा कि उनका जो आंकड़ा चल रहा है आपके साथ, 4-1 का आंकड़ा चल रहा है। 4 बार उन्होंने आपको हराया, 1 बार आपने उनको हराया, और उनका दावा है कि इस बार उस आंकड़ा को 5-1 कर देंगे। देखिए, भ्रामक दावे, भ्रामक बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डीएनए में मिल जाती हैं। जब तक वो भाजपा में नहीं जाते हैं तब तक वो मिथ्या वचन, असत्य, झूठ कम बोलते हैं। जैसे ही भाजपा में चले जाते हैं वो झूठ की फैक्ट्री हो जाते हैं। इस विधानसभा की अगर बुनावट को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सारी ताकत शहरी क्षेत्र में। यदि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करती है तब उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं बनती हैं। मैं कोई दावा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जनता जनार्दन है, और इस जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता यह तय करती कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा। तो ये दंभपूर्ण उक्ति कि 4 बार हमने हराया, 5वीं बार हराएंगे, अरे हराना जिताना तो जनता का काम है। जनता के विवेक पर छोड़ने की ज़रूरत है कि वो क्या सोचती है। लेकिन मैं सिर्फ आपके माध्यम से उनसे 3 प्रश्न पूछता हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 के शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त थी वो मुझसे लगभग 4200 वोट की थी। 4200 वोट की बढ़त लेकर भारतीय जनता पार्टी शहर से निकली थी, और उसी वक्त मैंने यह समझ लिया था कि ये चुनाव में जीत गया हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या 4200 वोट की बढ़त जो 2019 में उनके पास थी वो बढ़ेगी, या 4200 की बढ़त जो उनकी थी वो यथावत रहेगी, या
4200 की बढ़त से वो नीचे आएंगे। इस सीट पर हार जीत का जवाब इन्हीं 3 सवालों के जवाब में। जब मैं कोरा कागज था तब इस शहर ने मुझको इतना समर्थन दिया। आज मेरे पास 5 वर्षों का कार्यकाल है और उसके बाद मेरा भरोसा यह है कि ये परिपाटी जो आज तक भाजपा की चली है कि शहरी क्षेत्र में उसको बढ़त मिलती है, इस बार गिरिडीह की जनता के आशीर्वाद से इस मिथक को मैं तोड़ूंगा और शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करूंगा। और उसके बाद गिरिडीह, मुफस्सिल और पीरटांड तो हमारा जनाधार वाला इलाका है जहाँ के लोगों का स्नेह प्यार बहुत मिला है। पीरटांड के लोगों ने तो हमको नेता बनाया है। पीरटांड के लोगों ने आपको नेता बनाया है। इसी में एक सवाल और अब आता है, हाल के दिनों में एक नई पार्टी का उदय हुआ है झारखंड में, JLK। उसके जो स्वयंभू नेता हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अच्छा दमदार प्रदर्शन भी किया यहाँ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, उनके समर्थक उनको टाइगर कहते हैं। तो टाइगर जो हैं वो आप पर सीधा प्रहार करते हैं, सीधा प्रहार। ऐसा लगता है कि उनकी आपसे जाति दुश्मनी चल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जयराम महतो कितना आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या वो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति के सोचने के, बोलने के और आचरण के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूं कि समाज के हर वर्ग के लिए समाज ने बहुत सालों के संघर्ष, बहुत सालों के जोड़ और घटाव के बाद आचरण के एक तौर तरीके फिक्स किए हैं। वकील जब कोर्ट में माय लॉर्ड बोलते हैं तो ये बड़ा लंबे समय से एक फिक्स किया हुआ तरीका है। जब सदन में खड़े होकर वक्तव्य में हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय बोलते हैं तो ये चीजें हैं। राजनीति में जब हम लोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से आदरपूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको संसदीय भाषा कही जाती है। कौन क्या करता है यह विषय नहीं है। जो व्यक्ति जो कुछ करता है वो पब्लिक डोमेन में जनता के मानस पटल पर स्पष्ट अंकित होता है। तो परिस्थितियां यह हैं कि जब 2014 के चुनाव में इस सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी गिरिडीह चुनाव से लड़े थे, गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़े थे, और मुझको गिरिडीह की जनता ने 47,517 वोट दिया था, उनको गिरिडीह की जनता ने 26,665 वोट दिया था। यानी कुल मिला जुलाकर बाबूलाल मरांडी जैसी शख्सियत, उनके जितने बड़े कद का नेता अगर मुझसे 21,000 वोट पीछे रह गया था, तब उसके बाद राजनीतिक तौर पर किसी प्रतिद्वंदी से डरने का भाव खत्म हो गया। क्योंकि मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि बाबूलाल जी से बड़े कद का नेता इस सीट पर अब मेरे सामने लड़ने के लिए नहीं आने वाला है। निर्भय शाहवादी उस वक्त जनता के बीच में भ्रम की स्थिति के चलते जीत गए थे, और जनता का जब भ्रम टूटा तो 19 के नतीजे आपके सामने हैं। तो अब ये आसन्न विधानसभा चुनाव में कौन आएगा, क्या करेगा, इसका बहुत मायने मेरे नज़र में नहीं है। मेरे नज़र में है कि हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच मेरे कामों का मूल्यांकन होगा। और मेरा ये मानना है कि हर विधानसभा चुनाव में वोटों के आंकड़ों में जो बढ़ोतरी मेरी हुई, यह भी रिकॉर्ड होगा, और इस बार पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा। इस बार पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा। इसी नोट पर आज का इंटरव्यू हम खत्म करते हैं। आपने इतने व्यस्त समय में हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम प्रदान किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे विधायक सुधीर कुमार सोनू जी, जिन्होंने अपने कामों के बल पर इस बार चुनाव में जाने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि जब वे कोरा कागज थे तब जनता ने उन्हें समर्थन दिया। अब जब उनके साथ 5 सालों का ये कार्यकाल है, उन्होंने कई काम किए हैं, तब जनता उन्हें निश्चित समर्थन देगी। इसी नोट पर धन्यवाद, नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो,
फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोडी, गिरिडीह।